नमस्कार और शुभ संध्या। इस महीने के ग्लो वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। ग्लो यानी जेन्युइन, लविंग, आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं को ध्यान पहुंचाने की एक पहल है। इस महीने हमारा शीर्षक है मानसिक सेहत, महिलाओं की ज़रूरत। ये मेंटल हेल्थ डे के तौर पे हम इस वेबिनार को होस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ आज हैं मिस निशिता बख्शी। उनके बारे में हम आपको कुछ बता दें। उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, काउंसलिंग साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड अप्लाइड हिप्नोसिस किया है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों से मेंटल हेल्थ के स्तर में काम किया है और वडोदरा शहर के 3 अलग-अलग स्कूलों में स्कूल काउंसलर, साइकोलॉजी टीचर और स्पेशल नीड्स कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया है। उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस और फ्रीलांसिंग भी की है। काउंसलर के तौर पे उन्होंने काफ़ी इंडिविजुअल और ग्रुप सेशंस लिए हैं, पेरेंटिंग सेशंस, टीचर्स के लिए सेमिनार्स और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सोशियो इमोशनल स्किल ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्टिंग, करियर फेयर और मेंटल हेल्थ डे के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। स्पेशल नीड्स कोऑर्डिनेटर के तौर पे उन्होंने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, एलडी यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पॉल्सी, फिजिकल हैंडीकैप और लर्निंग हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों के साथ काम किया है। उन्होंने इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईईपी और इंडिविजुअल बिहेवियरल प्रोग्राम्स भी फॉर्मुलेट किए हैं। उसमें उन्होंने पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग, शैडो टीचर्स के साथ काम और बाकी बच्चों को स्पेशल नीड्स के लिए सेंसिटाइज करने में भी बहुत काम किए हैं। उनके अन्य इंटरेस्ट्स है ट्रैवलिंग और बेकिंग। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपका स्वागत है। धन्यवाद सारा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतने ही अच्छे वेलकम के लिए। मैं मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें लोगों तक पहुंचा सके। और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इस साल भी किया गया है। और उस दिन का यही एक खास महत्वपूर्ण है कि हम सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या मनोचिकित्सक हो, हम सब कोशिश करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और आपने मुझे इसका मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अगर हम अपने वेबिनार की ओर बढ़ते हैं और मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पर मेंटल हेल्थ इन वुमेन ये चीज़ खास क्यों है, आपके दिल के करीब क्यों है और हमें इसके बारे में क्यों बात करनी चाहिए और आज की ये चर्चा क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सारा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, मुझे लगता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंस हमेशा से थोड़ा ज्यादा रहा है। ठीक है, पुरुषों को हमेशा से एक ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है और बिल्कुल बदलाव आ रहा है उस जगह पे भी, उस सिचुएशन में भी। बट मैं जरूर मानती हूँ कि औरतें, महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेके, देखिए फिजिकल हेल्थ जो है, अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को लेके भी वो अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। वो सबसे पहले देखती हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं, उनके बच्चों को सब मिल रहा है कि नहीं। फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ जाती हैं, फिर वो अपने ससुराल वालों की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, वो सबका ध्यान देती है और आखिर में अपने आप पे वो फोकस करती हैं। और तब तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ वो छोड़ देती हैं, वो ध्यान देना छोड़ देती हैं, जिससे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी खराब हो जाती हैं। तो मेरे लिए टॉपिक इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक महिला को पता होना चाहिए कि वो जितना भी कोशिश करें लोगों को खुश रखने की, लोगों का ध्यान रखने की, तब तक उसमें सफल नहीं हो पाएंगी जब तक वो खुद पे फोकस नहीं करती, खुद पे ध्यान नहीं देती। और जब वो खुद पे ध्यान देने की जो बात चल रही है, तो मैं सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये भी बोलना चाहूंगी, और ये मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ बोलना चाहूंगी, मैं इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता के साथ समझाना चाहूंगी उनको कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें।
दूसरा रीजन इस टॉपिक को चुनने का ये भी था कि मुझे मालूम चला जब कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे दर्शक होंगे वो महिलाएं होंगी, तो मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा अवसर है उन तक इस बात को पहुंचाने का। और एक और रीजन था जो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। हम लोग बहुत झिझकते हैं, जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम सब बहुत झिझकते हैं उसके बारे में बात करने से। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। मैं काम करती हूँ एक स्कूल में। अगर मुझे छुट्टी लेनी होगी, ठीक है, तो मैं अपने बॉस को फोन करूंगी और मैं उन्हें कहूंगी कि देखिए आज मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है माइग्रेन है, तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। और शायद जो मेरे बॉस जी, उन्हें पता भी नहीं होगा माइग्रेन होता क्या, उन्हें सुना भी नहीं होगा, पर शायद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। ठीक है। और अगर वही चीज होती है मानसिक स्वास्थ्य को लेके, तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात है। अगर मुझे किसी दिन बहुत घबराहट हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बेचैन हूँ, या किसी दिन मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं बहुत ही अपसेट हूँ, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो उस दिन शायद मैं अपने बॉस को फोन लगा के ये नहीं कहूंगी कि सुनिए प्लीज मुझे आप छुट्टी दे दीजिए, मेरा ना बहुत घबराहट हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि शायद वो छुट्टी दे भी देंगे, पर मैं शायद बात ही नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे शर्म आएगी, मुझे लगेगा ओ माय गॉड ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ मैं, ये तो सबके साथ होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को इतना हमने उसके इर्द गिर्द हुआ बना दिया कि हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम लोग यही सोच लेते हैं कि लोग हमें हमें क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। सबसे ज्यादा महिलाएं, बिल्कुल पुरुष भी इस कैटेगरी में है, पुरुष भी ऐसे, बहुत पुरुष ऐसे भी हैं जो इसके बारे में ओपनली बात नहीं करना चाहते। बट मैं महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस करवाना चाहूंगी कि वो दूसरों का ध्यान देते देते खुद पे बिल्कुल फोकस भूल जाते हैं। तो सारा, मुझे लगता है इसलिए मैंने ये टॉपिक को चुना है और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में हम आज चर्चा करें। धन्यवाद। आपने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया जो इंडिया में हमारे जैसे कल्चर्स में, कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में, जो काफ़ी सालों से ये हमारा एक तौर तरीका ही रहा है कि महिलाएं इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती हैं दूसरों के साथ कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, कि शायद वो बता ही नहीं पाए या उनके उनके पास कोई सुनने के लिए ना हो। और एनकरेज भी नहीं किया जाता है कि महिलाएं जाके अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करें। उन्हें ये एडवाइस दी जाती है कि आप खुद ही सॉल्व कर लो, बताते नहीं हैं दूसरों को कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसी से क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा रिस्क प्रोन है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को फेस करने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल सारा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो रोग है, हम जिन मानसिक रोगों की बात कर रहे हैं, वो पुरुषों में नहीं देखे गए हैं। बिल्कुल देखे गए हैं। बट देखा गया है कि बहुत से ऐसे रोग हैं जो सिर्फ महिलाओं को होते हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं ज्यादा, ज्यादा नंबर में। और पुरुषों को वो रोग इतने उनमें नहीं दिखने में आते। और जहां तक बात है महिलाओं के, हम अगर आंकड़ों की बात करें, उनके हिसाब से अगर हम साइंटिफिकली बात करें, तो जो औरतें हैं उनमें कई ऐसे रोग हैं जो ज्यादा दिखते हैं, उनका ज्यादा इलाज भी देखा गया है। और कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें शायद पुरुषों को ज्यादा, पुरुष ज्यादा फोकस में है, जिनको, जैसे आप बात करें अगर हम अल्कोहलिज्म की, सब्सटेंस अब्यूज की, जैसे ये सारी चीजें, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, या अगर हम बात कर रहे हैं अल्कोहल कंजम्पशन की, तो ये ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है। बट डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे मानसिक रोग हम औरतों में ज्यादा देखते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, मतलब अगर हम इन मानसिक स्वास्थ्य को लेके अगर हम बात करते हैं और मानसिक रोगों को लेके बात करते हैं, तो पुरुषों में और महिलाओं में बहुत ज्यादा अंतर देखा गया है। तो इस जेंडर डिफरेंस का रीज़न क्या है? ये जेंडर डिफरेंस पाया क्यों जाता है? देखिए सारा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एक रीजन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस विषय पे आज के डेट पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इसका जवाब जानने की, कि ये डिफरेंसेस क्यों देखे जाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश विदेश में ये डिफरेंसेस को देखा गया है। और उसके बारे में बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की। बट आज भी मैं ये कहूंगी कि हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है।
पर जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने रीड किया है, उससे ये पता चलता है कि ये हमारी बनावट पे नहीं है, ये इस वजह से नहीं है कि हम औरत हैं, वो पुरुष हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो रीजंस हैं वो है सामाजिक, ये सामाजिक रीजंस हैं जिनके वजह से हम लोग औरतें ज्यादा प्रोन है, औरतों को ये सारे डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। और मैं उन रीजंस में अगर आपको सबसे ज्यादा जो जो हम लोग जिनसे आप भी बहुत रिलेट करेंगे, और आई एम वेरी श्योर हमारे सारे दर्शक रिलेट करेंगे, वो ये है कि हम लोग, जैसे आपने भी शुरुआत में कहा था सारा, कि औरतें ज्यादा उनको इतनी फ्रीडम नहीं दी गई है, वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो झिझकते हैं, और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप करता धरता हो घर के, यू आर द केयरर, आपको ध्यान रखना है सबका। तो जब वो लोगों का ध्यान रख रहे हैं तो वो खुद पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए एक छोटी सी चीज जिस पर अगर आपने पहले दिन से ही गौर दे दिया होता, अगर आपने उस पर वर्क कर लिया होता, तो शायद वो 10 दिन बाद उतनी बड़े परेशानी के रूप में सामने नहीं आता। बट बिकॉज ये महिलाएं सारी बिजी होती हैं घर का ध्यान रखने में, अपने बच्चों का ध्यान रखने में, वो अपने आप पे बिल्कुल फोकस नहीं करती हैं, और वही छोटी सी चीज बहुत कुछ कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद बहुत बड़ी बन जाती है। अगर हम दूसरा एक मतलब एक अगर हम बात करें एक फैक्टर की, तो वो दूसरा फैक्टर ये होगा कि अगर हम इसी लाइन में बात करें, तो मल्टीटास्किंग एक औरत से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करे, जैसे कि वो काम भी करे पर वो घर का ध्यान भी रखे, वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, वो घर का खाना भी बनाए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन सब चीजों में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ, मैं मेरे घर में बहुत उदाहरण देखती हूँ कि ये सारी चीजें बदल रही हैं, बट आज भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए सारी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके जो खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरी बहुत सारी महिला क्लाइंट्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं, और सेम उनके हस्बैंड्स भी, उनके उनके हस्बैंड्स भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने अपने वर्क जोन में, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। बट जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की देखभाल करना, घर की ग्रोसरीज लाना, अपने इन लॉज का ध्यान रखना। तो मल्टीटास्किंग में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा एक वुमेन उठाती है, ज्यादातर हाउस होल्ड्स में। अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें तो जो शोषण है, फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, ये ज्यादा से ज्यादा औरतें उसके प्रोन होती हैं, ठीक है। महिलाओं को उस शोषण से ज्यादा गुजरना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, या फिर इमोशनल हो, मानसिक हो। और बहुत वक्त ऐसा आता है जब उनको कोई मदद नहीं मिलती है सही वक्त पे। देखिए, अगर आप किसी घाव पे तुरंत मलहम लगा देते हैं तो वो घाव जल्दी भरने लगता है, पर अगर अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, वो धीरे 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 और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सेम वे में अगर आप अब्यूज है, जैसे अगर मैंने मैंने एक क्लाइंट से मैं मिल रही थी जिनके हस्बैंड उन्हें बहुत ही सरकास्टिक रिमार्क्स देते थे, बहुत ही उनकी निंदा करते थे उन्हीं के सामने, उन्हीं के बारे में बहुत सारी चीजें उन्हीं के सामने उनको मुंह पे बोल देते थे, और सोचते भी नहीं थे उन्हें कैसा लगेगा। और वो इतने साल चला कि एक वक्त के बाद मेरी क्लाइंट से बिल्कुल बिल्कुल शी वॉज नॉट एबल टू, वो बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो हर छोटी छोटी बात पे रोने लगती थी, बीमार हो जाती थी। तो बिकॉज उनको सही वक्त पे हेल्प नहीं मिली, जब वो मेरे पास आई तब तक ऑलरेडी 10-12 साल बीत चुके थे। तो बिकॉज ये जो शोषण है उसको ज्यादातर औरतें फेस करती हैं, और उनको मदद नहीं मिलती, इसलिए ये सारी चीजें उनके लिए और नासुर बन जाती हैं और वो और तकलीफ देने लगती हैं। और इसकी वजह से उनको जो डिसऑर्डर्स है, मानसिक रोग है, वो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम और रीजंस की बात करें तो देखिए, जो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो औरतों को सपोर्ट नहीं पहुंचा पाते। जैसे हमने देखा होगा कि एक रेप विक्टिम को लोग ये पूछते हैं कि आपने कैसे कपड़े पहने थे, या आप क्यों इतना लेट बाहर थे, या आप क्यों अपने फ्रेंड को नहीं लेके गए, या इतनी रात को गए क्यों। हम लोग सोशल सपोर्ट नहीं दे पाते विक्टिम्स को, और महिलाओं को सबसे ज्यादा उस चीज से गूंजना पड़ता है, उन लोगों को उस चीज को सहन करना पड़ता है। तकलीफ भी वही लोग सहन करते हैं। जैसे अगर हस्बैंड है, अगर वो मार रहा है, तो कोई ऐसा बोल देता है कि अरे तुमने कुछ किया होगा इसलिए तुम्हें मार पड़ी। तो कोई सपोर्ट नहीं दे पाता, उनकी सहेलियां नहीं होती, बिकॉज एक एज के बाद जब फैमिली स्टार्ट हो जाती है तो उतना सोशल सपोर्ट फ्रेंड से नहीं मिलता, उतना सामाजिक जो सपोर्ट चाहिए हमें, पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं देते, ये कह के कि बेटा वो तुम्हारा घर है तुम डील करो।
और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट इतना सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो किसी से उस चीज को बयान नहीं कर पाते। तो उसके वजह से भी उनके चांसेस, मानसिक स्वास्थ्य उनकी खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरी एक चीज देखी गई है कि औरतें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तरह अपने अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालती। जैसे कि, और ये मैं देखिए, ये मैं बहुत ही जनरल बात कर रही हूँ, मैं एक पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ। ये जो ज्यादातर देखा गया उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो जो ज्यादातर पुरुष हैं, जब वो जब वो गुस्से होते हैं, तो या जब वो परेशान होते हैं, समझिए, तो वो अपना अपने अपने फीलिंग्स को कैसे बयां करते हैं, शायद गुस्सा करके या डांट के किसी को। पर महिलाएं क्या करती हैं, वो ऐसे जब वो दुखी होती हैं तो वो खुद पे गुस्सा निकालती हैं, जैसे कि सेल्फ हार्म करना, हाथ काटना, और अपने कोई अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, भूखे रखना। तो औरतें ज्यादातर सेल्फ हार्म कर खुद खुद को नुकसान पहुंचाती हैं, और जो पुरुष है वो अपना गुस्सा बाहर की तरफ निकालते हैं, औरतें अपना गुस्सा अंदर ही पी जाती हैं। इसके वजह से भी उनको मानसिक रोग, उनकी मानसिक रोगों से संपर्क करने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो आई थिंक सारा ये कुछ ऐसे रीजंस है, मुझे लगता है कि यू नो जिसकी वजह से औरतें ज्यादा प्रोन है। और दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें पुरुषों की, तो पुरुष हेल्प सीकिंग बिहेवियर्स में जाते ही नहीं है। अगर पुरुषों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सोचते भी नहीं है कि उन्हें किसी के पास जाके मदद लेनी है। औरतें उस मामले में बहुत ही आई वुड से बहुत ही ज्यादा बेहतर है कि वो अपनी परेशानियों को मौका मिलने पर, सपोर्ट मिलने पर जरूर बताती है, पर पुरुष बताते नहीं है। तो इसलिए भी शायद क्योंकि जानकारी नहीं आती पुरुषों के पास से, हमें पता नहीं चलता कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है। और औरतों के बारे में हमें ऑलरेडी बहुत जानकारी है, इसलिए हमें शायद ये भी हम ये कह सकते हैं कि इसलिए भी शायद ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखता है। बट फिर भी मैं कहूंगी कि इसमें इस विषय पे बहुत जानकारी की आज भी जरूरत है, ताकि हम और अच्छे से लोगों की मदद कर पाए, जेंडर बेसिस पे हम लोगों की मदद कर पाए। सारा, ओवर टू यू। तो जैसा कि आपने बोला कि महिलाएं 10-12 साल के बाद हेल्प सीख करती हैं, यानी कि उनका ब्रेकडाउन काफ़ी सालों से शुरू हो चुका है और वो उसी में ऑलरेडी काफ़ी डिसऑर्डर्स फेस कर रही हैं। तो बिल्कुल। जैसे हमने नाम सिर्फ डिप्रेशन का सुना है, एक तो बात यह है कि आपने बोला कि जब पुरुष गुस्सा होते हैं वो बाहर निकालते हैं गुस्सा, यानी अग्रेशन। जब लोग खुद पे निकालना शुरू करते हैं, खुद की निंदा करना शुरू करते हैं, तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। पर हम आजकल बहुत ही लूजली यूज कर रहे हैं डिप्रेशन का वर्ड। मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई, मैंने बोला मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, और इसी वजह से हम एक्चुअल डिप्रेशन को काफी लाइटली लेते हैं। तो ये भी बात है कि डिप्रेशन अकेला डिसऑर्डर नहीं है जो हो सकता है, एंजाइटी, पीटीएसडी बहुत हैं। तो हम बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं कौन से डिसऑर्डर से त्रस्त होती है नॉर्मली, और उनके बारे में अगर आप कुछ बता सके हमें। बिल्कुल सारा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों को ना हमने हमने इन इन चीजों का नाम सुना है। और मैं मानती हूँ कि थोड़ी जानकारी बहुत खतरनाक हो सकती है, ये बहुत ही लोग पहले से बात करते हुए आ रहे हैं। पर हम क्या करते हैं ना, हम कुछ सुनकर उसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं करते। हमें जो जैसे मिलता है हम उसे वैसे अडेप्ट कर लेते हैं। तो आज आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिप्रेशन जैसा एक शब्द जो इतना गहरा है, जिसको समझना इतना जरूरी है, हम उसे समझे बिना ही बस सबको कहते फिरते हैं कि देखिए मुझे बहुत डिप्रेशन है। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो बहुत बच्चे आके मुझे कहते हैं मैम मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो मैं उन्हें पूछती हूँ कि मतलब क्या हो रहा है आपको, क्यों आपको लग रहा है आप डिप्रेस्ड, और उनके पास शायद जवाब नहीं होता। वो सिर्फ इतना कह देते मैम मैं बहुत सैड हूँ, मेरी मम्मी ने कल मुझे फोन देने से मना कर दिया, उन्हें मेरा फोन ले लिया। मतलब हमें लगता है जो हम जी जो दुखी होते हैं ना, दुखी के लिए हम लोग दुखी के साथ इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ ये कहने की जगह कि मैं दुखी हूँ, लोग कह देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि वो समझते नहीं डिप्रेशन क्या है। और आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि इतने साल सब चीजों को अंदर रखने के बाद कुछ समय तक जब हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने आप को ही बोलते रहते हैं कि मुझ में ही प्रॉब्लम है, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना चाहिए, मेरे ही मानसिक स्थिति का क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे में ही गड़बड़ है। तो ये सब सोचते सोचते विचार करते करते एक महिला अपना मानसिक संतुलन बहुत ही उनका बहुत ही मानसिक संतुलन डगमगा जाता है।
उन्हें भी नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली तीन डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है औरतों में, वो है डिप्रेशन, बहुत ज्यादा दिखता है। और डिप्रेशन की अगर हम बारे में बात करें तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी सबको कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं होता है। अगर आप किसी रीजन के बिना, आपके पास कोई रीजन नहीं है दुखी होने के लिए, फिर भी आप दुखी फील करते हैं, आप कोशिश करते हैं अपना मन बदलने की, फिर भी आप अपने आप को उस जगह पे धक्का नहीं दे पाते कि नहीं चलो मैं ये कर ही लेती हूँ, चलो मेरा मन बदल के देखती हूँ। आप अपने आप को उस तरह से अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को उस तरह के अंदर, आपके अंदर को मोटिवेशन नहीं ला पा रहे हैं। और फिर ये चीज सिर्फ एक दिन नहीं, ये चीज अगर आपके साथ हर रोज हो रही है, बहुत समय से हो रही है, और अगर ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपका लोगों से बात करना, आपका कमरे से निकलना, आपका कोई भी काम में पार्टिसिपेट करना, या आपका खाना खाना, या आपकी स्लीप साइकिल, आपके सोने उठने की प्रक्रिया में बदलाव आ गया है। मतलब अगर ये दुखी जो हम बोल रहे हैं, ये भावना, ये दुख की भावना अगर आप में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, ये इतनी ज्यादा आपको आप पे इतनी हावी हो चुकी है कि आप अब कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने बिस्तर से उठना नहीं चाह रहे हैं, आप जो रोज काम करते थे वो काम भी आपको नहीं करना है। कुछ लोग, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो सब लोगों में जिनको डिप्रेशन होता है, उनमें जो वो जिस तरह से डिप्रेशन को बाहर लाते हैं, उसमें कुछ कुछ बदलाव देखे हैं हमने, कुछ कुछ अलग अलग रूप दिखे हैं हमें। पर ज्यादातर लोग जो है वो जो करते थे, उनने अब वो करना छोड़ दिया है। जो वो दुख अंदर फील करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कितनी बार कि उन्हें वो क्यों उनके अंदर वो चीज उन्हें खाए जा रही है। वो अपने आप को कोशिश भी करते हैं, फिर भी वो अपने आप का मन बदल नहीं पाते। और देखिए, जैसे अगर वो मेरे पास आते हैं, जैसे मेरे पास बहुत महिलाएं जो आती हैं काउंसलिंग के लिए, और मुझसे पूछती हैं कि मैम पता नहीं क्या हो रहा है ना, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं सोती रहती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती थी, अब मैं 7 बजे भी नहीं उठ पा रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हम जानने की और जानकारी लेने की कोशिश करते, तो हमने देखा गया है कि रोजमर्रा के काम जो हम करते हैं वो हम करना छोड़ देते हैं। हम जितना भी अपने आप को पुश करें, लोग हमें जितना भी बोलें और जितना भी समझाएं, हम उनको नहीं कर पाते हैं। हम लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, हम कट ऑफ कर लेते हैं लोगों से, क्योंकि हमें हमें लोग क्या करने लगते हैं, लोग बोलने लगते हैं कि अरे सब नॉर्मल है, क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाओगे। और हम फील करते हैं कि नहीं, मतलब हम हमें 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 पता है कि हमारे अंदर कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है, जो हम बयान नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, हम खुद को कोसते रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में हुई, हम अपने अपने आप को उसके लिए कोसते रहते हैं, और देखते ही देखते शायद कभी कभी जब आपको सही मदद नहीं मिल पाती है, लोग आपको सपोर्ट नहीं दे पाते। मैंने देखा है बहुत महिलाएं जो मेरे पास आती हैं, उनके हस्बैंड उन्हें लेकर आते हैं, कभी कभी उनके बच्चे उन्हें लेकर आते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट है, तो ये सारी चीजों से इन चीजों से आप अगर सफर कर रहे हैं, तो आप इनसे डील कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट नहीं है, तो बहुत गुंजाइश है कि लोग सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में सोच सकते हैं। और डिप्रेशन को इसलिए हम साइकोलॉजिस्ट चाहते हैं कि हम सभी सीरियसली लें, हम उसे बस एक दूसरा एक टर्म ना बना दे कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, तुम भी डिप्रेस्ड हो, हम सब डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन इज अ बिग टर्म, एक बहुत ही भारी शब्द है वो। और हमें उसे समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं वो चाहते नहीं है डिप्रेस्ड होना, पर वो डिप्रेस हो जाते हैं। और महिलाएं ज्यादातर, बिकॉज उनके पास सपोर्ट नहीं है, उनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, पर जिम्मेदारी बांटने वाला कोई नहीं है। उनने बहुत कुछ सहा है, पर उनका दर्द लेने वाला कोई नहीं है। तो डिप्रेशन औरतों में हमने ज्यादा देखा। और दूसरा देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं औरतों से, कि आपको सहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, जो बात सारा आपने भी पहले कही थी, कि जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है वो इतने ज्यादा है औरतों के कंधों पे, कि वो चाह कर भी आगे कदम नहीं ले पाती अपनी मदद करने के लिए। और इसके लिए वो डिप्रेशन से सबसे ज्यादा उनको सफर करना पड़ता है। जहाँ तक बात है दूसरी चीजें, जैसे आपने सारा मुझे पूछा कि डिप्रेशन तो फिर भी लोगों ने सुना है, जैसे अभी सुशांत का केस हुआ, तो मैं बिल्कुल जानती हूँ कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, हम सबने सुना है कभी ना कभी अभी तक। बट ऐसे बहुत सारे दूसरी मानसिक रोग हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है।
और मैं आज वो सारे मानसिक रोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो औरतों को होने के ज्यादा चांसेस हैं, और हमने उसके सारे रीजंस ऊपर देखे थे। तो मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको जितना आप समझ सकेंगे, जितना जानकारी जरूरी है, मैं आज आप सब तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगी। तो जैसे हमने डिप्रेशन की बात करी, एक दूसरा जो सबसे कॉमन चीज जो हमने देखा है महिलाओं में, वो है एंजाइटी, जो घबराहट होती है। ठीक है, आप मुझे बोलेंगे अरे ये मानसिक रोग कैसे हुआ, ये तो सबको होता है, और मैं भी मानूंगी कि हाँ ये तो सबको होता है, तो मुझे भी होता है। बट ये घबराहट होना सबको नेचुरल है, सबको होता है। अगर ये घबराहट आपको बहुत ज्यादा वक्त से परेशानी दे रही है, जैसे कि बिना किसी बात के घबरा जाना, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं, आप बाहर निकलने से डर रहे हैं, आप किसी से बात करने से डर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, अपना फेवरेट शो देख रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ये बेचैनी है जो जाती ही नहीं है। आप किसी से बात कर लेते हैं, आपको लगेगा मैं बात कर लेती हूँ, चलो मेरी परेशानी चली जाएगी, आप अपने हस्बैंड से बात करते हैं, आप अपने पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, फिर भी घबराहट आपके अंदर से जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो ये हम जो घबराहट की बात कर रहे हैं, वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम उन्हें बोलते हैं, जो हमने महिलाओं में ज्यादा देखे हैं। और देखिए, जब मैं कह रही हूँ ज्यादा देखे, इसका मतलब ये है कि ये पुरुषों में भी होते हैं, पर औरतों में इनकी मात्रा ज्यादा पाई गई है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हम अगर बात करें, मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे एक वाक्य में समझा देती हूँ ये क्या होते हैं। तो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है बेसिकली जहाँ पे आपको कोई वजह ही नहीं पता, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, ये इसलिए आपको जानकारी दे रही हूँ कि अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, तो प्लीज किसी से शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है आपको कोई नहीं समझेगा, तो आपके आसपास इंफॉर्मेशन ये कौन है ऐसा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो आपकी हेल्प कर पाएगा, कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जो आपकी मदद कर पाएगा। बिकॉज मुझे लगता है ये सब जानकारी के बाद अगर आप इसे अपने पास रखेंगे तो बिल्कुल मदद नहीं करेगी। अगर आप इन सब चीजों से आप इन सब चीजों से सफर कर रहे हैं, या आपको पता है आपके आसपास कोई है जिसने आपसे ऐसी कोई बात शेयर करी, तो प्लीज उन तक पहुंचे। तो एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, घबराहट की जब हम बात करते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा ऐसा उन लोगों ने महसूस करते हैं वो, कि बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के, हाँ, उन्हें हमेशा ही घबराहट रहती है। मतलब वो बैठे हैं तो उनके दिमाग में चिंता, और चिंता किस चीज को लेके, वो कोई भी चीज हो सकती है। वो उनका खाना क्या बनाएंगे घर में आज, मेड आएगी कि नहीं आएगी, अच्छा रात को मैंने अगर खाना बना और ये चीज कम पड़ गई तो, मतलब ये सारी चीजें शायद हुई भी नहीं है या कभी होंगी भी नहीं, फिर भी वो उस चीज से घबराती रहते हैं, और वो अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने थॉट्स को कहीं और चैनलाइज नहीं कर पाते, और ये घबराहट उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। इसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आपके पास कोई एक वजह नहीं है घबराहट की। मतलब आप चिंता की चिंता कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया तो क्या करूंगी, वैसा हो गया तो क्या करूंगी, जो शायद शायद कभी होगा भी नहीं। अगर हम दूसरे किसी डिसऑर्डर, दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, तो हम उन्हें पैनिक अटैक बोलते हैं। पैनिक अटैक्स बेसिकली बहुत कम समय के लिए आते हैं, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, शायद 5-10 मिनट, और उसमें एक वजह होती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हर आपके घर में कोई एक सदस्य रोज 8 बजे ऑफिस से घर आ जाता है, ठीक है, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 8 बजे की जगह 7:15 तक घर नहीं पहुंचे हैं, और ये पहली बार हुआ है। तो हमें जरूर सब लोग चिंता करते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों लेट आए। बट जिस इंसान को पैनिक अटैक आते हैं, वो इस सिचुएशन में इतना घबरा जाएगा, इतना घबरा जाएगा, क्योंकि हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी, उसको पसीने पसीने हो जाएंगे, वो एक जगह पे बैठ नहीं पाएगा, वो चलता फिरता रहेगा इधर उधर, और वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। ये जो घबराहट होते हैं उसके सारे लक्षण आपके शरीर पर भी दिखते हैं। तो पैनिक अटैक में बेसिकली वो 5-10 मिनट उस इंसान के लिए काटना इतना मुश्किल होता है, और लोग ज्यादातर कहते हैं कि पैनिक अटैक आने के वक्त वो लोग सांस नहीं ले पाते, और इसलिए वो और घबरा जाते हैं। जैसे मेरी एक बच्ची है, वो अभी क्लास 12वीं में पढ़ रही है, और उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। उसके उसके पास एक वजह होती है इन अटैक के आने की, और ये अटैक उसको 7 से 8 मिनट तक कभी कभी आते हैं, और वो 7 से 8 मिनट तक वो सांस नहीं ले पाती है। ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रीदिंग से रिलेटेड, उसका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पर जब उसे
पैनिक अटैक आता है, उन 7 से 8 मिनट के लिए वो सांस नहीं ले पाती है। तो ये बहुत कॉमन सा एक मैंने आपको सिम्पटम बताया है, जिससे आप अपने आप में वो चीज़ परख सकते हैं। अगर कोई और है आपके आस-पास, आप उसकी भी मदद कर सकते हैं। अगर हम तीसरे एंग्जायटी डिसऑर्डर की बात करें, तो उसमें हम बात करेंगे फ़ोबियाज़ की। देखिए जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है और मैं उनको देख के मुझे 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 वजह नहीं पता उसकी और मुझे पता है कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगी, पर फिर भी मुझे डर लगता है। पर वो डर इतना हावी नहीं है मुझ पे कि मैं रो पड़ूँ या मैं बेहोश हो जाऊँ। पर जिन लोगों को कोई कुछ ऐसे डर होते हैं जिनका उनके पास खुद कोई रीज़न नहीं होता, खुद कोई कारण नहीं होता। जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, अगर आप उनको पूछो अरे आपको पानी से डर क्यों लगता है? आप तो नहाते भी हो। तो वो कहते हैं नहीं, 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 मुझे डर लगता है मैं डूब गई तो। और कभी-कभी तो अच्छे जिन जिन लोगों को स्विमिंग आती है वो भी बहुत गहरा पानी देख के घबराते हैं। तो ये जो दूसरे तीसरे टाइप के जो एंग्जायटी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली वैसे एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम लोग बिना किसी वजह के किसी कुछ चीज़ों से डरते हैं। वो पानी हो सकता है, इंसान हो सकता है, प्लेन में सफ़र करना हो सकता है, बंद कमरा या बंद लिफ्ट हो सकता है और बहुत सारे फ़ोबियाज़ हैं जो लिस्टेड हैं। आप आसानी से अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे फ़ोबियाज़ हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, पर हमें इतना डर है उन चीज़ों से कि उनके बारे में सोचकर भी पसीने छूट जाते हैं। और अगेन बॉडी रिएक्शन, शारीरिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, दिल का धड़कना, पसीने होना, कभी-कभी रो देना, कभी-कभी इवन बेहोश हो जाना। तो इस तरह की भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी गई हैं। चौथे टाइप के एंग्जायटी डिसऑर्डर में हमने वो छोटे बच्चों में देखा होगा। आपने ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा होगा जो स्कूल जाना बस शुरू करते हैं। आप देखते होंगे वो कैसे रोते हैं, तब वो इतना इतना परेशान हो जाते हैं जब उन्हें अपने मम्मी या पापा को छोड़ के जाना पड़ता है। इसे हम सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर कहते हैं। सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर में जो बच्चा है या जो भी इंसान है, उसे उन उन लोगों से दूर जाने में बहुत तकलीफ होती है जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें लगाव है। और उन्हें आप अगर अलग करते हैं, तो वो इस तरह से घबरा जाते हैं कि वो अपना होशो-हवास खो देते हैं, वो रोते रहते हैं। उन्हें आप जितना भी समझाएँ, उन्हें जितना भी आप उन्हें उन्हें प्यार से सहलाने, समझाने-बुझाने की कोशिश करें, उन्हें समझ नहीं आता। अगर आपने उन्हें उन लोगों से दूर कर दिया है जिनसे उन्हें प्यार है, उन्हें लगाव है, वो घबरा जाएँगे। और इन सारी मैं जितने भी आपको डिसऑर्डर्स बताए हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जायटी हो, इन सभी के लिए हम मनोवैज्ञानिक हम एक प्रॉपर तरीका यूज़ करते हैं। एक तरीका है हमारा जिससे हम लोगों को मदद पहुँचाते हैं। हम सिर्फ़ बातें ही नहीं करते उनके साथ या सिर्फ़ हम उन्हें ये नहीं कहते कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये करना पड़ेगा या आप ऐसे करिए, ऐसे मत करिए। हम उन्हें एक तरीके से चीज़ें समझाते हैं, उन पे वर्क करते हैं और हम उनके अंदर ये जितने भी डर हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मिटाते हैं। तो ये हमने एंग्जायटी डिसऑर्डर्स की बात करी। एक अनदर जो हम एक तीसरे टाइप की जो मानसिक रोग है जो बहुत ज़्यादा देखा गया है महिलाओं में, उसे हम कहते हैं पीटीएसडी, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ज़्यादातर ये उन महिलाओं में पाया जाता है जिनको कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी तरह के शोषण से गुज़रना पड़ा। वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। जब महिलाएँ बहुत सालों तक इस शोषण से गुज़रती हैं और ज़्यादातर रेप विक्टिम्स भी पीटीएसडी से बहुत ज़्यादा मतलब उनमें भी ये चीज़ पाई गई है। तो पीटीएसडी में क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा हो। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा, जैसे रेप विक्टिम के लिए रेप। जो इतना ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए जिससे टर्म्स पे आना जिससे समझौता करना कि वो लोगों के लिए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है। पर वो कहीं न कहीं अपने दिमाग में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अपने आप को समझा नहीं पाते कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ है। ज़्यादातर लोग खुद को दोष देते हैं, ज़्यादातर लोग खुद को ही कोसते हैं और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी महिलाओं को शोषण सहना पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शोषण हो हमेशा उन्हीं पे उँगली उठाई जाती है
और हमेशा उन्हीं को एक ऐसे इस तरह से देखा जाता है कि उन्हीं का कसूर था और उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये जो ट्रॉमा है, ये जो दुख वो अंदर लेके बैठे हैं वो और गहरा हो जाता है। ये सदमा उन्हें और ज्यादा तकलीफ देता है और इसी की वजह से वो लोग पीटीएसडी से गुजरते हैं, जिसमें ये चीज खत्म हो जाने के बाद भी, वो इवेंट खत्म हो जाने के बाद भी, वो दिन गुजर जाने के बाद भी, कई महीनों के बाद तक वो दृश्य उनको दिमाग में घूमता रहता है। जैसे ही वो उनको वो दिखता है अपनी आंखों के सामने, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं, वो रोते हैं, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता वो किस तरह से अपने आप को इस चीज से बाहर निकालें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये चीज हो चुकी है और अब इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। बट फिर भी वो अपने आप को समझा नहीं पाते और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में भी, इस पर्टिकुलर मानसिक रोग में भी उन तक मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है और उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि उनकी गलती नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो शोषण से गुजर रहे हैं, जो खुद को खुद की निंदा करते हैं, खुद ही पे दोष देते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उनसे जाके बात करें, उन्हें समझाएं कि वो मदद लें, वो खुद को ना कोसें, क्योंकि जब तक आप खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। आप एक एक क्या बोलते हैं, एक कोई फ्रूटफुल रास्ता नहीं निकाल पाएंगे प्रॉब्लम का। तो बहुत जरूरी है कि आप क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों हो रही है, उसको देखें और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करें। तो जो पांचवा डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ईटिंग डिसऑर्डर। अब अगर आप देखेंगे तो आस पास आप हर जगह पे ये पाएंगे कि हमारी सोसाइटी एक औरत के शारीरिक रूप को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, महत्वपूर्ण मानती है कि वो ऊंची होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, लंबी होगी, काले बाल होंगे, लंबे बाल होंगे और जरा सी भी चर्बी अगर आपके शरीर पे ज्यादा है तो आपको एक दूसरे रूप में देखा जाता है। लोग शादी तो दूर की बात है, लोग मैंने देखा है कि दोस्त भी नहीं बनाते हैं। और मेरे स्कूल में कुछ मैंने देखा है छोटे बच्चे ऐसे हैं जैसे बोलते हैं मैम वो तो मोटी है, उससे मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि वो हमसे कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। हमारे हमारे थ्रू, हमारे जरिए ये मैसेज उन तक जा रहा है कि देखो अच्छे कौन लोग होते हैं, जो पतले होते हैं, सुंदर होते हैं, मोटापा अच्छा नहीं है। तो हम बॉडी पे बहुत फोकस करते हैं और उसी के वजह से हम देखते हैं कि महिलाओं में ज्यादातर ये ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ, शायद आपको आज याद नहीं रहेंगे और उससे कोई उसके बारे में कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप अगर आपने अगर महसूस किया है, आपने सुना है कि ये किसी के साथ हुआ है या आपने सोचा आपके साथ कभी हुआ है, तो आप थोड़ा गौर फरमाएं और थोड़ा सा सर्च करने की, ज्यादा लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करें। तो हम जो पहला डिसऑर्डर है जिसके बारे में बात करेंगे वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बेसिकली इस डिसऑर्डर में, इस मानसिक रोग में, एक महिला खाने की इच्छा होने के बावजूद खाती नहीं है, वो अपने आप को भूखा रखती है। इस हद तक भूखा रखती है कि उनकी हड्डियां तक दिखने लगती हैं और इस हद तक भूखा रखती है कि उनके शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन हैं, जितने भी जरूरी तत्व हैं जो होने चाहिए शरीर में, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो बीमार होने लगते हैं और इच्छा होते हुए अंदर कि मुझे खाना है, भूख लग रही है, वो खा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते वो एक स्केलेटन, एक हड्डियों का ढांचा बन के रह जाते हैं। हड्डियों पे सिर्फ एक मांस की परत रह जाती है। बहुत सारी मूवीज हैं जो इस डिसऑर्डर पे बनी है, ज्यादातर इंग्लिश मूवीज बनी है, बट इस मुद्दे पे लोग बात करने लगे हैं और ये हमारी यंग लड़कियों में मैंने बहुत देखा है, स्कूल जाने वाली लड़कियों में। जब वो जैसे ही उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, वो खाना कम कर देती हैं। मेरे घर में ही एक उदाहरण है, मेरे दूर के एक रिश्तेदार हैं जिनकी बेटी बिल्कुल पतली है, खूब पतली है, पर फिर भी वो खाना नहीं खाती है, वो मीठा नहीं खाती है। उसको डर लगता है कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटी हो गई तो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे। और आप समझिए यही एक धारणा, इस पे अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो शायद ये बच्चा भी कल जाके एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार हो सकता है। और आप देखिए सुपर मॉडल्स, जितने भी सुपर मॉडल्स थे जो मॉडलिंग करते हैं, उनमें ये कल्चर बहुत देखा गया था कि वो अपने आप को भूख होते हुए भी भूखा रखते थे पतले रहने के लिए। और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स भी हैं जो इसका शिकार हो गए थे।
ये एक बहुत ही भयंकर मानसिक रोग है, जिसमें अगर इंसान को सही वक्त पे सहायता नहीं मिलती तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं आगे जाके। दूसरा एक जो ईटिंग डिसऑर्डर है, मैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, उसे हम बुलिमिया बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें इंसान खाता है, एक समय पे बहुत कुछ खा लेता है और फिर उसे गिल्ट होता है, उसे अंदर से पछतावा होता है कि मैंने क्यों खा लिया। और वो क्या करता है, अपने आप को कॉम्पेंसेट करने के लिए, खुद को थोड़ा सहानुभूति देने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, वो जाके ऐसे रास्ते निकालता है जिससे वो खाना बाहर निकाल दे। तो वो चूरन या वो अपने आप को उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में ये विचार धारणा होती है कि अगर मैंने अभी खा लिया तो कोई बात नहीं, मैं उल्टी करूंगी या मैं ऐसा कोई चूरन खा लूंगी जिससे मेरे पेट से वो सारा खाना निकल जाएगा। और ये सुनने में शायद ऐसा लगता होगा कि अरे ऐसे कौन करता है, बट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी यंग लड़कियां, बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसी जवान लड़कियां हैं जो ये चीज करती हैं। और क्यों करती हैं? क्योंकि उन पे एक बहुत प्रेशर डाल दिया जाता है, अरे तुम तो मोटी हो, अरे तुम तो कितना खाती हो, अरे तुम देखो अपने आप को, शरीर को संभालो। क्योंकि हर एक में वो क्षमता नहीं होती कमेंट को अच्छे से लेने की, समझने की और उस पे वर्क करने की। कुछ लड़कियां इन चीजों से बहुत परेशान होकर ये रास्ते पे भी चली जाती हैं। और ये बहुत ज्यादा जब आप उनके ऊपर ये बोल बोल के उनको परेशान कर देते हैं, तो शायद वो इतना उनके दिमाग में भर जाता है कि वो धीरे धीरे एक मानसिक रोग का रूप ले लेता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो या बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक हैं। एक में जहाँ पे महिलाएं अपने आप को भूखा रखती है, भूख होते हुए भी। दूसरे में जहाँ पे वो खा के खूब खाती हैं एक समय पे, और वो उल्टी करती हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये कुछ हमने बेसिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी सारा, जो महिलाओं में ज्यादा देखे गए हैं, और उसके रीजन हमने पहले समझे कि सोसाइटी हो गई, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, जिसके वजह से ये माना जाता है कि ये डिसऑर्डर्स उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं पुरुषों की कंपैरिजन में, अगर हम उनसे उनकी तुलना करें तो। तो हमें बहुत जानने को मिला किस प्रकार के डिसऑर्डर्स है। डिप्रेशन अकेला डिसऑर्डर नहीं है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिससे लोग परेशान हो सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो लोगों से बात करें। यदि उन्हें कुछ कोई छोटा भी इशू हो जो उन्हें लग रहा है जिससे किसी की अटेंशन हो, हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने फ्रेंड से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, फैमिली से बात करें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। अब हम एक और सवाल लेते हैं, और ये हम देख रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या जेंडर बायसेस ट्रीटमेंट में दिखाई देते हैं? क्योंकि अभी हमारा एक इंग्लिश ग्लो वेबिनार हुआ था 10 तारीख को, जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के लिए हुआ था। उसमें हमारी चर्चा काफ़ी बच्चों से हो रही है, और बच्चे सुनाते हैं, लड़कियां और लड़के दोनों, वो सुनाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के जेंडर बायसेस देखे हैं अपनी लाइफ में। अब ये बच्चे हैं 11, 12, 13 साल के। तो अगर 11, 12, 13 साल के बच्चे किसी प्रकार का जेंडर बायस या जेंडर इशू फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जेंडर इश्यूज हर लाइफ के हर सेक्टर में, हर एस्पेक्ट में होंगे। तो क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीख करने में भी ये जेंडर बायसेस, जेंडर इश्यूज नजर आते हैं? बहुत ही मुद्दे की बात करी है आपने सारा। बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें, मैं आज बिकॉज हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शक महिलाएं हैं, तो मैंने उन पे फोकस करते हुए आज सारी बातें करी हैं। ठीक है, मैं पुरुषों पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पुरुष खराब हैं, वो महिला के बारे में सोचते नहीं है या उन्हें कोई तकलीफ होती नहीं है। ये बिल्कुल गलत होगा कहना। आज हमारा फोकस था मानसिक स्वास्थ्य महिलाओं के अंदर किस तरह से हमें समझना और उन्हें समझाना जरूरी है, इसलिए हमने बात उसी को ध्यान में रखते हुए करी है। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो आप कह रहे हैं, बच्चों ने बताया है कि कैसे डिफरेंसेस हैं, जो जेंडर बायस की उनने बात करी है, कि जेंडर बायस तो हर आदमी फेस करता है। जैसे आप एकदम सिंपल सा एक लॉजिक ले लीजिए, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, वहां पे सेम इशू पुरुष भी फेस करते हैं, जहाँ पे उन्हें रोने तक की आजादी नहीं है। देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल इमोशन है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी सारी नीड्स को, सारी जरूरतों को रोकर ही बयां करता है। और तब हम उसे नहीं कहते एक छोटे बच्चे को जो 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, कि तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो।
पर जैसे ही वो लड़का थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, हम बोल देते हैं, "अरे तुम नहीं रो सकते, तुम लड़के हो, लड़कियाँ रोती हैं, लड़के नहीं रोते।" तो हम तो उनसे वो बेसिक राइट छीन लेते हैं कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएँ। पर हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं, "चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सहन करो, तुम हिम्मत वाले हो।" तो पुरुषों में भी बहुत सारे मानसिक रोग इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे इधर जेंडर बायस बहुत हाई है और दुनिया भर में है बेसिकली, दुनिया भर में है। हम आदमियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में उन्हें अपने बेसिक उनके अंदर की सबसे बेसिक फीलिंग बयां करने का भी मौका नहीं देते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं और हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आज तक ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं बने। देखिए, मानसिक रोग होने के चांसेस डिप्रेशन आदमियों को भी होता है, डिप्रेशन औरतों को भी होता है, ठीक है। बट ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं बने हैं, ऐसे इलाज नहीं बने हैं जो हम आदमियों के लिए अलग यूज करें और औरतों के लिए अलग यूज करें, ठीक है। जबकि उस पहलू पे काम हो रहा है और करना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों आदमी और औरतों में ऐसे डिफरेंस है, मानसिक रोगों को लेकर बहुत जरूरी है। पर अभी उस पे काम चल रहा है, उस पहलू पे काम हो रहा है। पर ये देखा गया है कि अ, रोग पहचानने में, मानसिक रोग पहचानने में डॉक्टर्स बहुत बार चूक हो जाती है डॉक्टर्स से, मनोचिकित्सक से ये पहचानने में कि आदमियों को कोई मानसिक रोग है कि नहीं। वो औरतों में आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि आदमी खुलकर बोलते नहीं है। बहुत बहुत बड़ी तकलीफ है कि वो खुल के मदद नहीं मांगते और डॉक्टर्स तक वो बात पहुंचती नहीं है। तो वो किस तरह से बता पाएंगे कि आदमी किस रोग से गुजर रहा है। औरतें जब वो जाती हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाती नहीं है, ठीक है, मदद लेने। पर अगर वो एक बार चली जाती हैं तो वो खुल के सारी बात आगे ले आती हैं और फिर उनको मदद पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। आदमियों में वो चीज थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, उनकी परवरिश अलग है, उनसे उम्मीदें अलग हैं समाज की। तो आदमी जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बहुत कम जाएंगे, बहुत ही कम जाते हैं, बहुत ही कम पुरुष हैं जो मदद लेते हैं। जो लेते हैं वो इनिशियली कुछ वक्त जब वो मिलते हैं डॉक्टर से अपने, तब वो उनको खुल के अपनी प्रॉब्लम्स बयान नहीं करते हैं, वो अपने अंदर रखते हैं। औरतों का अलग है, इसलिए उनमें जो पहचान है मानसिक रोग की जल्दी होती है और उनको सोल्यूशन जल्दी मिलता है। आदमियों में वो पहचान ही लेट होती है, इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट है, जो उनको मदद मिलती है डॉक्टर्स के से, वो लेट मिलती है। तो ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है और अभी भी बहुत काम करना बाकी है इस फील्ड में, बिकॉज बहुत जरूरी है कि हम आदमियों को और औरतों को अलग वे में ट्रीट करें। पर मैं इस वक्त ये बताना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हम आज के सेशन से ये एक सीख लें कि अगर कोई प्रॉब्लम है हमें, तो हम उसके बारे में खुल के बात करें। अगर हमने जितनी भी चीजें आज डिस्कस करी हैं, अगर आपको वो अपने आसपास किसी में दिख रही हैं, आपकी बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप वो चीज किसी में देख रहे हैं, तो बिल्कुल संकोच ना करें और उनसे जाके पूछें कि देखो, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हें है क्या, तुम मुझे खुल के बताओ। शायद एक बार नहीं, 2 बार बोले, पर आप आज के सेशन के बाद, आज के इस वार्तालाप के बाद, मुझे लगता है हमें जरूर ये हमें हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम लोगों से बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और आदमियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को पुश करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन देंगे कि देखो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो प्लीज जाके बात करो। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो दो, कोई तकलीफ नहीं है उस चीज में। तो मुझे लगता है कि तभी हम जाके एक ऐसे वक्त पे पहुंचेंगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब आदमियों और औरतों को, दोनों को समान रूप से हम मदद पहुंचा पाएंगे, अगर हम उनमें कोई मानसिक रोग को पहचानते हैं। तो सारा, मुझे लगता है कि बहुत लंबा सफर है इधर, बट धीरे धीरे अगर हम सब कोशिश करें तो हम मदद पहुंचा सकते हैं, सही वक्त पे सही तरीके की मदद पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हम पूरे वेबिनार में महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे और आदमियों को भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। एज़ ह्यूमैनिटी हम सबको सपोर्ट करें, सबके लिए वेलनेस एक्टिविटीज़ प्रमोट करें
और हार्टफुलनेस की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो वेलनेस ओरिएंटेड है, जो रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, क्लीनिंग प्रोसेस है, वो सब वेलनेस की ओर बढ़ रहे हैं। हार्टफुलनेस वेलनेस का एक पूरा पोर्टल है जिसमें वेलनेस रिट्रीट्स होती है, जहाँ खुद पे फोकस करके सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम दिया जाता है। हम हर एज के लोगों के लिए सेवाएं हमारी उपलब्ध हैं, निशुल्क हैं। और हार्टफुलनेस हमेशा लोगों की वेलनेस के लिए काम करता है। ये साइकोलॉजिकल हेल्प लेना भी लोगों के लिए ज़रूरी है जब हमें कुछ प्रॉब्लम है जिसका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और कैसे मेडिटेशन या अपने ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हम कुछ चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। शायद कुछ चीज़ें प्रिवेंट ना हो पाए और शायद बहुत सारे प्रिवेंट हो जाएं। तो इसी के साथ हम हार्टफुलनेस के एक एक्सपीरियंशियल सेशन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सारा। अ, हम हार्टफुलनेस का रिलैक्सेशन और मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए आप आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे ले जाएं और उन्हें थोड़ा सा हिलाएं। महसूस करें कि धरती की ऊर्जा आपके पैरों से अंदर आ रही है और आपके पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे, आपकी हील्स, एंकल्स को बिल्कुल आराम पहुंचा रही हैं। ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपके पैर की काफ मसल्स, आपके घुटने आराम महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान अपनी जांघों के ऊपर ले जाएं। कोई भी तनाव हो तो अपनी जांघ को तनाव मुक्त कर दें। ऊपर से लेके नीचे तक ये पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। अपना ध्यान अपने बैठक पे ले आएं और उसे आराम दीजिए। महसूस करें कि ऊर्जा ऊपर आपके पेट की ओर बढ़ रही है। आपके पेट, आपकी कमर, आपके शरीर के साइड्स आराम के भाव में हैं। अपना ध्यान अपनी छाती की ओर ले आएं। गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। आपकी छाती अब पूरी तरह से आराम में रही है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान अपने पीठ के नीचे हिस्से पे ले जाएं। आपकी पीठ का नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से आराम प्राप्त कर रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक आराम में है। अब अपना ध्यान अपने कर ले आएं। महलें कि अपने कंधे
मानो पिघल रहे हैं, पूरी तरह से आराम महसूस कर रहे हैं। धरती की ये ऊर्जा आपकी बाहों से होते हुए आपकी कोहनी, आपके हाथों का नीचे का हिस्सा, आपकी हथेली और उंगलियों के अंत तक पूरे हाथ को आराम दे रही है। आपके हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से आराम में है। अब अपना ध्यान अपने गले पे ले आएं। कोई भी तनाव हो उसे जाने दीजिए। महसूस करें कि आपका सिर गले पर बिल्कुल हल्के से बैठा है और गले में कोई तनाव नहीं रहा। धरती की ऊर्जा आपके चेहरे की ओर बढ़ रही है। आपके होठ, आपके गाल, आपका जबड़ा, नाक, कान, आँख सबको आराम दे रही है। आपकी आँखें बिल्कुल हल्के से बंद हैं। अब अपना ध्यान अपने सिर के शिखर पे लाएं। आपका फोरहेड, आपका माइंड आराम के सुखद एहसास में विलीन है। अपने पूरे शरीर पे एक बार नजर घुमाएं और देखिए यदि कोई भी बॉडी पार्ट में टेंशन रह गया हो उसे रिलीज कर दीजिए, उसे आराम दीजिए। अपनी नजर अपने हृदय की ओर बढ़ाएं। अपने हृदय को आराम दीजिए। उसकी मांसपेशियां बिल्कुल आराममय हैं। आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशित है। और इसका प्रेम और प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। हृदय पर ही ध्यान रख के हम ध्यान का अनुभव करेंगे। आप यह विचार दीजिए कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में उपस्थित है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। Divine light is present in my heart and is pulling me towards it. यदि कोई दूसरे विचार आए उन्हें इग्नोर कीजिए और सौम्य भाव से अपना ध्यान पुनः हृदय पे ले आएं।
जब भी आप तैयार हैं, आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? क्योंकि आप पहले भी कई हार्टफुलनेस सेशंस का पार्ट ले चुके हैं। आपके स्कूल में जब सेशंस हुए थे, आपने इंस्पायर टीचर ट्रेनिंग में भी पार्ट लिया है, तो आपको कैसा लगा है हार्टफुलनेस के साथ ये सेशन संबंध? सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन ही इतना रिलैक्सिंग था और इस सेशन के जरिए मुझे वो पुराने वाले सारे सेशंस याद आ गए। अद्भुत होता है एक्सपीरियंस, मैं ये कह सकती हूँ। और आज जैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था बिकॉज प्रैक्टिस है, तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग था। मेरा एक्सपीरियंस हार्टफुलनेस के साथ बहुत अच्छा रहा है। इसलिए मैं और मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मैं जहाँ पे काम करती हूँ, हम सभी लोग बहुत जरूरी मानते हैं मेडिटेशन को और हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस को। और मुझे लगता है कि धीरे 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 हम जितना इसको हम जितना इसको अपनाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है। मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा और आज भी बहुत अच्छा रहा। आई एम वेरी रिलैक्स, वेरी वेरी रिलैक्स। तो थैंक यू फॉर द सेशन सारा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद कि आप हमसे आज जुड़े हैं, आपने अपना वक्त निकाला है। और सब ऑडियंस को तहे दिल से धन्यवाद कि आप देख रहे हैं ये। और उम्मीद है कि आप अगले सेशंस में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वेबिनार के अंत में कुछ रिसोर्सेज हमने अटैच किए हैं। यदि आप हार्टफुलनेस से जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारी सारी डिटेल्स उस लिंक में उस MP3 में उपलब्ध हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि।